Hello बच्चों, in this class I will explain Rutherford alpha scattering experiment. So students, आपने पहले ही रेडियो एक्टिविटी समझा है. अगर नहीं समझा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जा कर के रेडियो एक्टिव टॉपिक को एक बार समझिए. ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या थी, उसमें एक एलिमेंट था रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम, और इस यूरेनियम एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा रेज एमिट होती हैं. इन अल्फा बीटा गामा रेज की हेल्प से रदरफोर्ड ने भी एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया. तो इन्होंने एक इस तरीके का सेट तैयार किया जिसमें लेड के कंटेनर में इस तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा. ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन्होंने रखा. अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट को से निकलने वाली रेज को सीधी जाने के लिए कुछ इस तरीके का ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. पहले हम यहाँ पर मेंशन कर दें एक्टिव एलिमेंट. ओके, इस एलिमेंट से एमिट होने वाली रे को सीधी भेजने के लिए इस तरीके का इन्होंने सेट तैयार किया और ये एक स्प्लिट लगा दी जिससे रे सीधी होकर के जाए. और रे को यहाँ पर कि रे से निकलने वाली जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो भी रेज निकल रही हैं उन रेज से इस एलिमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, ये सिंपल सा एलिमेंट रखा गोल्ड फॉइल. ठीक, तो ये गोल्ड फॉइल रखा और देखने के लिए कि इस पे क्या असर हो रहा है. ठीक है, तो रेज ऐसे जा रही थी, कुछ जैसी गोल्ड फॉइल से रेज यहाँ पर टकराई तो ये रेज का क्या हुआ, स्कैटरिंग हुआ. तो स्कैटरिंग को समझने के लिए, जानने के लिए कि कहाँ कहाँ रेज जा रही हैं, किधर किस तरीके से स्कैटरिंग हो रहा है, इसको जानने के लिए यहाँ पर इन्होंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया. ठीक है, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होगी, जब रेज आएंगी तो इस पर टकराएंगी और ये क्या होगा, ग्लो होगा, इसमें चमक आएगी जिससे ये समझ में आएगा कि रेज किस तरीके के कौन से एंगल से जा रही है. ठीक है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रही हैं या अनडिफ्लेक्ट हो रही हैं. तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज जो हैं वो तो सीधी यहाँ पर जा करके टकराई, कुछ रेज जो हैं वो इस तरीके से घूम गई यानी कि डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ रेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट होने की बजाय वापस आ गई. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज हैं जो वापस आ गई. ठीक है, कुछ इस तरीके की सीधी चली गई और कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई. तो जो रेज सीधी जा रही थी, जो वापस आ रही थी और जो डिफ्लेक्ट हो रही थी, उनको ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने इस एलिमेंट के एक पर्टिकुलर एटम को देखा. तो हम अगर इसे जूम करें तो गोल्ड क्या है, एलिमेंट है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एटम प्रेजेंट होगा. तो इस एटम को इधर हम साइड में बना देते हैं. इस तरीके का एटम है और इस एटम में सेंटर में क्या है, सेंटर में हम अभी यहाँ पर पॉजिटिव बना देते हैं आपके लिए. इन्होंने देखा कि जो रे जो है अल्फा रे, क्योंकि अल्फा आपको पता है कि अल्फा रेज कौन सी रेज होंगी, पॉजिटिव रेज होंगी. सो पॉजिटिव रे होंगी. अल्फा रे कौन सी थी, पॉजिटिव रेज थी यानी कि कैथोड थी. तो जो रेज सीधी जा रही थी और सीधी जाकर के यहाँ पर, अगर यहाँ पर इसके न्यूक्लियस के थोड़ा सा पास आ रही थी, तो क्योंकि पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट तो होगा नहीं, रिपल होगा. तो इसमें डिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, 120 के अप्रॉक्स इस तरीके से एंगल बना करके डिफ्लेक्ट हो गई. कुछ रेज एकदम न्यूक्लियस के पास सीधी आ रही थी तो फिर वो वापस चली गई. अच्छा, उन्हें ये नहीं पता था कि सेंटर में पॉजिटिव है न्यूक्लियस. वो ये चेक करने के लिए कि अगर अल्फा रेज आ रही हैं, पॉजिटिव रेज आ रही हैं, तो सेंटर में जब आई हैं तो वो वापस तभी गई हैं क्योंकि पॉजिटिव को क्या कर दिया, रिपल कर दिया, तो वापस चली गई हैं. न्यूक्लियस एक हैवी पार्ट होता है ना एटम का, तो यहाँ से रेज डिफ्लेक्ट होकर के वापस चली गई हैं. और कुछ रेज जो हैं, जैसे कि कुछ रेज यहाँ से सीधी चली गई हैं कुछ रेज. तो कैसे सीधी चली गई हैं, देखिए, क्योंकि आपका यहाँ पर ये जो है, मान लीजिए यहाँ पर शेल्स हैं और शेल्स में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो जब रे आ रही है, पॉजिटिव रे आ रही है, ये निगेटिव है,
तो एक निगेटिव को इसने कैंसिल कर दिया, लेकिन रेज में तो बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे ना, तो इस वजह से ये रे सीधी चली जाएगी। ठीक है, जो रे आपकी सीधी चली गई, डिफ्लेक्ट नहीं हुई, उसे हम लोग बोलेंगे अनडिफ्लेक्टेड रे। ओके, और कुछ रेज जो हैं वो आपकी वापस चली गई। ठीक है, और कुछ रेज जो है इस तरीके से 120 डिग्री एंगल और ज़्यादा के एंगल पे ऐसे मूव हो गई। ठीक है, तो जो मूव हुई इट्स मीन कि वो न्यूक्लियस के आसपास से मूव हुई हैं और ज़्यादा एंगल बना करके मूव हो रही हैं, और इट्स मीन कि एटम का सेंट्रल पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। जो रेज आपकी सीधी चली गई तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि एटम में ज़्यादातर हिस्सा खाली है, और खाली है या फिर निगेटिव है, इसीलिए पॉजिटिव रेज को जाने दे रही हैं। ठीक है, अगर निगेटिव है तो मीन्स एक ही निगेटिव पार्टिकल होगा ना कहीं। अब ये एक दो निगेटिव हर अपने पर्टिकुलर स्पेस पे होंगे। ठीक है, तो ये जो निगेटिव पार्टिकल्स को ये पॉजिटिव रेज काटते हुए जा रही हैं, तो फिर अब मान लीजिए पॉजिटिव रेज में एक ही पॉजिटिव तो पार्टिकल होगा नहीं, बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, तो एक पॉजिटिव पार्टिकल ने नेगेटिव पार्टिकल को कैंसिल किया। रेस्ट ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल एज अ रे दे विल मूव फ्रॉम थ्रू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सो एटॉमिक स्ट्रक्चर से होती हुई बाकी की रेज चली जाएंगी, जिनको हम लोग बोलेंगे अनडिफ्लेक्टेड रेज। ओके, अब इस चीज को ऑब्जर्व करके इन्होंने कुछ चीजें यहाँ पर बताई जो हम लिख रहे हैं, साथ साथ में आप लोग लिखते हुए चलिए। ओके, तो पॉइंट आप लिखिए मेरे साथ। पहले तो आपको मेंशन करना है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में किस तरीके का इन्होंने सेट तैयार किया था उसको लिख लीजिए। तो सेट क्या है, अ वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, सो आई एम राइटिंग हियर अ वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड का ही लिया था इसीलिए इसको हम मेंशन कर दे रहे हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर गोल्ड की जगह सिल्वर, प्लैटिनम, किसी भी तरीके का एलिमेंट रख सकते हैं जिसमें स्कैटरिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अ वेरी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड दैट रदरफोर्ड हैज टेकन, ठीक है, was bombarded by अल्फा रेज। ओके, सो अल्फा रेज से इनको क्या किया गया, बॉम्बार्ड किया गया, फिर स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया गया। द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये तो आपको पता है कि इसका सोर्स क्या था। सो द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, किस तरीके का एलिमेंट रखा था हम लोगों ने, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा था। ठीक है, सो अब इस तरीके के एलिमेंट की हेल्प से फिर हम लोगों ने क्या किया, गोल्ड फॉइल को एक सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया उसके साइड में। तो इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि गोल्ड फॉइल सराउंडेड बाय सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब ये स्क्रीन किस चीज की है, तो आप लोगों को हमने बताया था एक्टिवेटेड सिल्वर जिंक सल्फेट या फिर जिंक सल्फाइड आप बोल दो। तो एक्टिवेटेड जो शाइन करती हैं, तो एक्टिवेटेड सिल्वर जिंक सल्फाइड। ओके, जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS की होंगी। सो इसको लगाने का क्या पर्पस था कि ताकि जो ये स्कैटरिंग हो रही है तो इनका किस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है वो पता चल सके। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस ये शॉर्ट में लिखेंगे, द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग रिजल्ट अल्फा रेज वाज, अब स्कैटरिंग का रिजल्ट क्या था वो 1 by 1 पॉइंट में हम लोग मेंशन कर देंगे। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स
ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स जो इसमें से हैं, ठीक है, सो मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रही थी, वो अनडिफ्लेक्ट थी, सीधी सीधी चली जा रही थी, ये देखें, सो वॉज अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो कुछ जो है अल्फा पार्टिकल्स, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड थी, सीधी चली जा रही थी, क्योंकि न्यूक्लियस तो सेंटर में है ना, साइड का उनके अकॉर्डिंग वैकेंट था, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस जो पॉजिटिव है, साइड में क्या है, निगेटिव है, सो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो इसी वजह से रेस सीधी चली जा रही थी। तो सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अ स्मॉल fraction of alpha particle was deflected by a small angle. So a small fraction of alpha particle was deflected by small angle. ओके, सो कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, ठीक है, इधर मूव हो जा रही थी, जैसे कि आपकी इधर से अगर देखें तो इसका एंगल लार्ज होगा 120 के अप्रॉक्स, और इधर से देखेंगे तो छोटा एंगल होगा। ओके, थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि थर्ड उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया, तो थर्ड तुम लोग को पता है कि कुछ रेज जो है 180 डिग्री के एंगल से मीन्स वापस आ जा रही थी। So some rays was deflected back, वापस आ जा रही थी। तो ये 3 पॉइंट्स थे, 3 ऑब्जर्वेशन थे जो उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्जर्व किया। अब स्कैटरिंग के बाद इस तरीके का ऑब्जर्वेशन से फिर इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को बताया कि कुछ ऐसा हो सकता है एटमिक स्ट्रक्चर। सो इसको हम लोग कह सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जब उन्होंने इसको ऑब्जर्व कर लिया तो फिर अब इस चीज़ के बेस पे इन्होंने अपने एटमिक मॉडल को यहाँ पर डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहीं पे पॉइंट मेंशन करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है बेटा, ये भी ड्रॉ करना है, और एक नेक्स्ट हेडिंग मेंशन करनी है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सो मेंशन कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ले लिया, चलिए अच्छा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो इस चीज़ को हम रफ कर देते हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो अब ये इतना हिस्सा हमने रफ कर दिया और यहाँ पर मेंशन करेंगे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। चलिए, तो छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें भी मेंशन करने हैं कि किस तरीके का उन्होंने मॉडल समझा और इसके अकॉर्डिंग अपने एटम के मॉडल को रिप्रेजेंट किया। तो उन्होंने कहा कि जो भी एटम्स होते हैं, एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। किसी भी एटम में इनके अकॉर्डिंग 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है, न्यूक्लियस, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो 2 पार्ट, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। So as extra nuclear part, so 2 parts हैं। अब कौन कौन से हैं, तो जो न्यूक्लियस होगा वो इनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्ट होगा। So the nucleus is बोलेंगे क्योंकि इन्होंने प्रूव कर दिया कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिव पार्ट of an atom and rest of the extra nuclear part
न्यूक्लियर पार्ट निगेटिव। सो उन्होंने कहा कि कहीं भी निगेटिव पार्टिकल हो सकते हैं। ये इनका ड्रॉबैक भी था कि कहीं भी निगेटिव पार्टिकल को इन्होंने बता दिया। तो कहा सेंटर में पॉजिटिव पार्ट है जो कि क्या है, न्यूक्लियस है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। इसकी कोई पोजीशन नहीं बताई कि निगेटिव पार्टिकल्स यहाँ होंगे। तो यहीं से आपको एक ड्रॉबैक इनका मिल रहा है। तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई इज अबाउट द रेडियस of nuclei is about 10 to the power minus 15 meter. Okay, while that of the, जो भी न्यूक्लियस के बाद के पार्ट होंगे, so while that of the part of an atom, सो एटम का बाकी का हिस्सा बताया इन्होंने 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ओके, सो ये तो इनके अकॉर्डिंग एटम का मॉडल था जो ऐसा हो सकता था। अब इस चीज के लिए इसी पॉइंट पे जो सेकंड पॉइंट है जिसको हम लोग कह सकते हैं रदरफोर्ड का ये ड्रॉबैक था, या फिर क्यों इनका मॉडल जो है आगे हम लोग लेकर के नहीं चलें, क्यों रिजेक्ट हुआ। अच्छा, अगर इन्होंने डिस्कवर नहीं किया होता, ये चीज नहीं बताई होती, तो आगे के साइंटिस्ट जो हैं उसी चीज में मॉडिफिकेशन करके और अपने एटम का एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो प्लॉट किया गया है वो इजीली प्लॉट नहीं हो पाता। सो इसीलिए केमिस्ट्री में इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और जो रिसर्च किए गए हैं वो होने जरूरी थे। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे ड्रॉबैक, या फिर कह सकते हैं हम लोग कि डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम अभी रफ करेंगे। चलिए तो अब ओके बच्चों, अब हम लोग समझेंगे डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल दैट रदरफोर्ड हैज गिवन। सो इनका क्या डिफेक्ट था, इन्होंने अभी हमने एक सेकंड पॉइंट बताया था कि न्यूक्लियस की पोजीशन तो रदरफोर्ड ने बता दी थी कि सेंटर में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इन्होंने फिक्स नहीं बताई थी। सो यही इनका सबसे बड़ा डिफेक्ट था कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फिक्स नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी होते हैं। अब कहीं भी होते हैं तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया, देखिए कैसे होते हैं कहीं भी। ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, और साइड में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन, ये जो हमने सर्किल बनाया है, ये अगर अंदर की तरफ लेके जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता रहेगा, और घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसा टाइम आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अंदर भी जा सकता है। सो इस तरीके से बताया था इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और फिर एक टाइम आता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जंप कर जाते हैं। क्यों जंप कर जाते हैं, क्योंकि अगर जब ये घूमेंगे तो इनकी जो एनर्जी होगी लॉस होगी, धीरे धीरे खत्म होगी, और इस वजह से ये घूमते घूमते फिर से क्या होंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। अगर ऐसा होगा, आप ही सोचो अगर ऐसा होता तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और अंदर क्या है न्यूक्लियस, प्रोटॉन पॉजिटिव प्लस माइनस क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल जैसे हम लोग करते हैं अपनी केमिस्ट्री में। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन के साथ चला गया, न्यूक्लियस में चला गया, तो वो तो खत्म हो जाएगा ना। सो इस तरीके से धीमे धीमे क्या होगा, आपका एटम भी खत्म हो जाएगा, एटम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इनका कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो नहीं बताई, और फिर इसके बाद ये बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर जंप कर जाते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जबकि एटॉमिक मॉडल एक स्टेबल मॉडल होता है, वो खत्म नहीं होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आपके डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। सो अब इस कुछ पॉइंट्स को हमने, इसी चीज को जो हमने एक्सप्लेन किया है, इसी चीज को यहाँ पर हमने लिख दिया है, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। A moving charged particle, which charged particle you know very well, electrons. That moving charged particles loses energy continuously in the form of electromagnetic
रेडिएशन। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ये एनर्जी अपनी कंटिन्यूसली लॉस करते हैं। फिर दिस विल रिजल्ट इन द डिक्रीजेस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in their path. Electrons comes to closer to the nucleus and ultimately electrons will jump into the nucleus, so atom can be destroyed, or atom will destroy definitely, because according to his concept electrons comes to closer to the nucleus and jump into the nucleus, so atom will destroy. But it will not happen because you know atom is a stable model, so this is the drawback of Rutherford atomic model. एक और इन्होंने पॉइंट नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि यही चीज़ इनका अधूरा रह गया। सो इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बताया था, जो कि अभी हम आगे की क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो अब आगे की क्लास में हम लोग रदरफोर्ड की हेल्प से जो भी मॉडल था उस मॉडल को मॉडिफाइड करके और एक्सप्लेन किया, हमारे पास एक प्रॉपर मॉडल दिया बोर ने, जिसको हम लोग समझेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जैसे कि क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज आपकी पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं यूज़ करना है। सो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।